क्विक नॉलेज FYI एक और उसमें जोड़ देता हूँ। एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले उस बैंक को वन ऑफ द बेस्ट बैंक बताया गया था यूएस का, बाद में डिफॉल्ट कर गया और उसके अधिकारियों ने एक हफ्ते पहले अपना माल बेच लिया था, शेयर भी बेचे थे। खैर क्रेडिट स्विस भी 23% गिर गया, उनके भी ऑब्लिगेशंस मीट नहीं हो रहे हैं। एनीवे खैर विषयांतर हो रहा, मैं तो इसलिए बता रहा था क्योंकि अमेरिका बहुत ज्ञान देता रहता है ना इन सब चीज़ों पे। रामकृपाल जी, ये जो मसले चल रहे हैं ये जनता के बीच में पहुंच रहे हैं या हम लोग ऐसे टीवी में बैठ के एक एकेडमिक बढ़िया बहस करते रहते हैं प्रोफेसर्स के साथ साथ, या जनता इसको रिसीव कर रही, दोनों जो इश्यूज चल रहे हैं? जैसे अभी आशु जी ने कहा कि जनता के बीच राहुल का कोई बयान का कोई असर नहीं हुआ है, उन्होंने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे राहुल लंदन में बोले या दिल्ली में बोले, भारत यात्रा करके लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अगर आप ये तो जानना ही है कि जनता से जुड़ना आप चाहते हैं, जनता से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आज की डिजिटल दुनिया में आप लंदन में बोले तो भी जनता के बीच जा रहा है, कहीं भी बोले जाएगा। और अगर आंसू सही कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं कोई असर नहीं हुआ है, मैं ये नहीं मानता। देखिए, पैमाना ये होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव असर हुआ है या इसको जो आपके विरोधी हैं उन्होंने अपने फायदे में इसको बुना लिया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कहा था मैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करता हूं, उनको पूरा हक है कहें, लेकिन जो उन्होंने कहा है मैं बता, लगातार जो उनकी चीजें हाईलाइट होती हैं, जैसा मैंने कहा कि चाहे वो बारामूला के बाद जो हमने रिवेंज लिया था उसकी घटना का, वो जिस तरह से हर बार क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी का विरोध करते करते वो जाकर के देश विरोधी हो जाता है। ऐसा अगर नहीं भी है, मैं मानता हूं आंसू कहे ऐसा नहीं भी है, लेकिन परसेप्शन ज्यादा खतरनाक होता है सच्चाई की बदौलत। सूरज न निकलता है न डूबता है, लेकिन देखिए पूरी दुनिया के लिए पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। इस परसेप्शन के सहारे ही चला जाता है। सवाल इस बात का है कि इस पॉलिटिकल, ये तो लड़ाई पॉलिटिकल है, इस पॉलिटिकल लड़ाई में आपको देखना है कि कहीं आप सेल्फ गोल तो नहीं कर रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, अभय जी ने जो बात सही कही थी, इंदिरा गांधी हमेशा एक बात कहती थी कि मुझे किसी को हराना फराना नहीं है, मैं तो जीत के सत्ता में पहुंचूंगी। एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ जाइए, उसमें इंप्लाइड होगा कि दूसरा हारेगा, लेकिन जब आप ये कहना शुरू कर देंगे मुझे तो सत्ता मिले न मिले, मुझे बीजेपी को हराना है, तो आप ये समझ लीजिए यही काम सीपीएम 70 साल से करती थी। दूसरों की डोली की कहार बन करके हम ढोएंगे, हमें राज नहीं चाहिए, लेकिन हम तो फलाना को हराएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें थी ना जी रामकृपाल जी, नहीं बोले हो, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी उठा रही है और इसका फायदा बीजेपी को जा रहा है। आशुतोष जी, अप्रोच में गड़बड़ है क्या? जैसे कि ये रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अप्रोच में गड़बड़ है, जनता के बीच में जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव तो खैर चुनाव के परिणाम हमको बताएंगे, लेकिन अप्रोच में जा रहा है। इसके साथ एक और सवाल जोड़ता हूँ मैं। अब ये जो दौर है राजनीति का, आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट हो गया। अब इसमें खुला खेल फरोखाबादी है। अब चलो सब करो बहस, चाहे जिस विषय पे करो, खुल के करो, जनता को सब पता चलना चाहिए। पहले जो एक था कि थोड़ा सा लुके छिपे, और अब तो सब खुल के करो ना। अभी आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से दिसंबर के बीच में अडानी पे भी खुल के सब कुछ सामने आएगा, उसके बाद परिणाम निकलेगा। तो क्या जो अप्रोच लेके चल रही है कांग्रेस ठीक है उसके लिए? नहीं, देखिए, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। चुनाव जीतने का मतलब तो फिर 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि वो लगातार चुनाव जीत रही थी। और ऐसे नहीं 50% वोट 45% वोट लेके आ रही थी, और देश में 20-20 राज्यों में उनकी सरकार बनती थी। तो क्या सब कुछ सही था? क्या चीन के युद्ध में भारत की हार के बाद कांग्रेस का सरकार में आना, उसका मतलब चीन में उन्होंने कोई गलती नहीं की थी? तो मैं इस थियरी को मानता ही नहीं। हाँ, राजनीतिक दल में बैठे हुए लोग जरूर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग तरीके का सब। देखिए, हम लोग एक चीज, और मैं इसको बड़ी गहराई के साथ, चूंकि मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले कई सालों से, भारत की राजनीति में पहली बार प्रोपेगेंडा का बहुत ही एक फाइन आर्ट्स की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस प्रोपेगेंडा की ताकत को पहचाना जाए, जो लोग इस ताकत का इस्तेमाल करें उनको पहचाना जाए, और वो कैसे लोगों के माइंड को कैप्चर करके उनको बिल्कुल वही सोचने के लिए मजबूर करती है जो चाहते हैं सोचना।
और ये आरएसएस की ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत है इसकी बाकायदा ट्रेनिंग उनके पास है। तो हम इस बात को जो राहुल गांधी को लेके जो एक इमेज बनाई गई पप्पू है, मैं नहीं मानता राहुल गांधी पप्पू है। आज अगर आप नरेंद्र मोदी की कमियों को, उनके स्लिप ऑफ टंग को अगर आप उसका एक किताब अगर आप लिखना चाहें, तो ऐसी बेवकूफी भरे स्टेटमेंट दिए गए जिनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती, उस पर बातचीत नहीं होती, वो नैरेटिव नहीं बन पाता। वो ये कहते हैं कि 1986 में मैंने फोटो खींचो लाल कृष्ण आडवाणी को भेज दिया, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, किसी को नहीं पता ना उस बारे में कि वो बादल थे और मैंने कहा कि आप वो भेज दीजिए, सबसे बढ़िया मौका है। क्या उस पे कोई नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है कि वो पप्पू हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है? लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के समय की सबसे बड़ी क्यों नहीं बनता ये आज तो क्यों नहीं बनता मुद्दा? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। एकेडमिक स्टडी जिसकी करने की बहुत जरूरत है वो ये कि प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कैसे आज की तारीख में बहुत बेहतरीन तरीके से, फाइन आर्ट्स की तरीके से हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े समझदार लोग भी वही सोचते हैं जो उनको सोचने के लिए कहा जाता है या प्रेरित किया जाता है, और अनकॉन्शियसली ये काम होता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसमें बुरी तरीके से नाकाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी, जैसे अगर आप कभी डिबेट में हिस्सा लें, आपको पता चलेगा 4 चीजें बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा उन 4 चीजों को हमेशा दोहराते हैं। जैसे आज अगर 10 दिन की बातचीत लीजिए, वो कहेंगे चीन के बारे में हार्मनी की बात करें, जबकि चीन हमारे पर हमला कर रहा है। देखिए उन्होंने देश में उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जब विदेश जाते हैं इसी तरीके से देश का माहौल उड़ाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए, कांग्रेस का एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता क्या बोलता, दोनों बीच में किसी तरीके कोई साम्यता दिखाई नहीं पड़ती। तो एक ही चीज का इको अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक होता है तो हम और आप लगभग वही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं ये जो नैरेटिव शब्द आया है 2014 के पहले नैरेटिव शब्द नहीं था, 2014 के बाद था, पहले था सर। देश का अपमान हो रहा है या इस तरीके की बातें नहीं होती थी सर, था। या जो टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, लुटियंस गैंग, आशुतोष जी, हाँ था, पहले भी था। हम लोग लखनऊ स्टीम कहते हैं चलो माहौल बनाते हैं, अब अंग्रेजी में बोलने लगे नैरेटिव बनाते हैं, पहले भी माहौल बनता था सर। तो बट इसका आई एम श्योर कि अभय जी जैसे एकेडमिक्स इस बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हो रहा है एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी जी। आशुतोज जी मैं पूछ ही लेता हूं। अबे तो मुझे 2 सवाल आशुतोज जी ने कहे। एक तो उन्होंने आपके ऊपर दूसरी बार कटाक्ष किया है कि नहीं मैं पूरे सम्मान के साथ, बिल्कुल नहीं, हमारे अग्रज है, मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया, मैंने अपनी बात रखी। अरे मुझे अगर ऐसा लग रहा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, अरे उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मुझे सवाल पूछने का हक है कि नहीं? आप मेरे स्वतंत्रता के अधिकार पे आनंद कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार कहा कि देखिए ऐसा माहौल बन गया ना, ये अब सब लोग वैसे ही सोचने लगे। तो खैर एक वो भी आप बताइएगा मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो बार बार आशुतोष जी कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा एक बाल सुलभ सवाल है कि ये फिजल आउट क्यों नहीं होता? ये टेक्नोलॉजी का युग है, अब सबके हाथ में मोबाइल है, सब दोनों साइड के वीडियोस और कंटेंट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रकट विद्वान बैठे हुए हैं। तो ये पहली बार सवाल ये फिजल आउट क्यों नहीं होता अगर ये सिर्फ फॉल्स एजेंडा है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो चीज़ें ग्राउंड तक जाती हैं तो उसका टर्न अराउंड होता है, इसको कोई न माने, हमने तय कर लिया कि मेरे को काला रंग ही अच्छा लगता है तो मैं कहूँगी नहीं सब काला ही बेस्ट चलेगा। ये मेरा सवाल है सर, बताइए। और वही बताइए आशुतोष जी 2 बार आपके ऊपर कटाक्ष मार चुके हैं इस सवाल के ऊपर, और जो सवाल आप उठा रहे हैं सभी के ऊपर लंबी चर्चा की जा सकती है। लेकिन आपकी इस बात का एक संक्षेप में जवाब मेरे पास ये है कि इस देश में जिसकी राजनीति एक बार जम जाती है उसकी उखड़ने में बहुत देर लगती है। देखिए नरेंद्र मोदी की राजनीति जम गई है, अरविंद केजरीवाल की जम गई है, के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना में जमी हुई है, नवीन पटनायक की उड़ीसा में जमी हुई है, स्टालिन की वहां जमी हुई है। सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। नरेंद्र मोदी का इलाका सबसे बड़ा है, उनकी राजनीति जमी हुई है। यहां सीधा मतलब यह है कि उनकी एक तरह से राजनीति के ऊपर हेजिमनी, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है। तो जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी, जब तक नरेंद्र मोदी से स्लिप ऑफ टंग के अलावा कुछ ऐसी कोई बहुत भयानक भूल नहीं होगी, तब तक उनकी राजनीति अपनी जगह से नहीं हिलने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बनी रहेगी और बनी रहती है हर सरकार के खिलाफ। लेकिन जब उसका प्रतिशत 50, 70, 80 की तरफ जाएगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी, तब समस्या उनके लिए पैदा होगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है।
इसलिए जो भी विपक्ष बात कहता है जनता उसको सुनती है, लेकिन वो चिपकती नहीं है बात। वो बात नहीं जमती है। एक जमाने में इंदिरा गांधी की यही स्थिति थी, इंदिरा गांधी की हेजेमनी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा जाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोर्ड ऑफ ट्रुथ नामक एक वेबसाइट खोल रखी थी, नेहरू परिवार के बारे में जाने वो क्या क्या 90 के दशक तक कहते थे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता था उसका जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपना जो भी कद बना लिया है उसमें विपक्ष के नेताओं की संचित गलतियां भी हैं। उसका कारण कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसकी वजह से लोग नरेंद्र मोदी की बात पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके खिलाफ कही गई बातों पर भरोसा कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। जी, समय एकदम समाप्त हो गया, लेकिन बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा थी और उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हम लोग किस दिन फिर ऐसे ही बैठेंगे जब मेरा मन होगा कि सिर्फ विद्वानों के साथ चर्चा की जाए।